कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स होती है, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हाँ, काम करता है। तो एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका मास m है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका मास स्मॉल m है। तो इसके लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो होता है F = G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। d का क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, d होता क्या है। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर को ले लीजिए, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर को ले लीजिए, दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसके बराबर है, ये b इसके बराबर है। जब ये दोनों f इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर में करिए, दोनों बराबर है। तो यहां से निकला mg इसके बराबर है, mg जो हमारा है वो हमारा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटी बेसिक ये होती है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रही है, ये कितना तेजी से खींच रही है, कितना धीरे धीरे खींच रही है, उसको अगर हाई रहेगी, जी की वैल्यू अगर हाई रहेगी वो वैल्यू इतनी तेजी से रहेगी। मान लीजिए अर्थ है, और आपने सुना भी होगा कि मून पे अगर कोई चीज उठाते हैं बहुत धीरे धीरे चलती है। इससे क्लियर पता चल रहा है कि हमारा मून की ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। जब मून की ग्रेविटी कम होती है तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चलते हैं, और अर्थ पे ऑब्जेक्ट जल्दी चलते हैं। हरे कृष्णा, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ जी। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए और अपने कॉपी पे हेडिंग डालिए प्यारी सी, कैलकुलेशन ऑफ जी। तो इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, इन दोनों के बारे में देखा था। फिर उसके बाद क्या देखा था हमने? फिर उसके बाद देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जहां से हमारा एक फेमस फार्मूला डिराइव होके आता है। क्या आता है वो? F = G m कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला कब किसके बीच में लगता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ जी। और हमने लास्ट में ये भी बताया था कि जो फोर्स अर्थ लगाती है, तो फोर्स अर्थ लगाती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। फिर अर्थ जो फोर्स लगाती है, फोर्स के कारण क्या पैदा होता है? एक्सीलरेशन पैदा होता है। तो फोर्स के कारण एक्सीलरेशन आता है। न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने देखा था जब भी फोर्स लगता है तो वहां पर एक्सीलरेशन आता है। तो जो फोर्स के कारण एक्सीलरेशन आ रहा है, तो उस एक्सीलरेशन के कारण जो फोर्स आ रहा है, तो इनमें फोर्स जब आ रहा है तो एक्सीलरेशन भी आएगा। तो जो एक्सीलरेशन ग्रेविटी के कारण आता है, यानी कि अर्थ फोर्स लगा रही है, फिर फोर्स लगा रही है तो एक्सीलरेशन भी आएगा। तो जो अर्थ के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग किससे दिखाते थे? जी से दिखाते थे। तो जी वही है, कौन सा? जो हमारा पिछले में हमने पढ़ा था कि जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जी एक हमारा एक्सीलरेशन होता है, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण, यानी कि ये अर्थ का एक्सीलरेशन होता है। अर्थ जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाती है, उस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सीलरेशन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन। उसकी वैल्यू कितनी होती है अर्थ के लिए? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कहां से आती है उसके बारे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन जी की कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमने ये देखा था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, क्या? जब भी दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हाँ, काम करता है। तो एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, उसका मास m है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका मास स्मॉल m है। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो होता है F = G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। d का क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, d होता क्या है? जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर को ले लीजिए, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर को ले लीजिए, दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं d। तो यहाँ पर हमने d का स्क्वायर लिया है, यानी कि उसके सेंटर से सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग d बोलते हैं। तो d से d की सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस को d बोला जाता है, उसी का मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिया है। तो ये फॉर्मूला हमने देखा था इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो अब ये फॉर्मूला एक हमने देखा, जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट को लेंगे तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसी कारण फॉर्मूला आएगा ये आपका। ठीक है, बिल्कुल। अब देखते हैं कि हमारा फोर्स कौन लगा रही है? अर्थ लगा रही है। हम बात किसकी करने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ जी। तो अब हमारा कैलकुलेशन ऑफ जी में ग्रेविटी आ रहा है, और ग्रेविटी जब भी आती है तो हमारा कोई ना कोई प्लेनेट आता है। अभी तो हम ग्रेविटेशन फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, लेकिन जब ग्रेविटी आती है तो मैंने बताया था ग्रेविटी किसके बीच में आती है? एक प्लेनेट होता है और एक कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो प्लेनेट कोई भी हो सकता है। तो अभी हम प्लेनेट किसको मान के चल रहे हैं? अपने अर्थ को। ठीक है, तो अर्थ के कारण जो भी ग्रेविटी आएगी उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि वैल्यू हमने बता रखी है आपको। फिर अर्थ एक एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी क्या है? अर्थ है। अर्थ क्या? एक प्लेनेट है। तो अर्थ है, इसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो इसके पास खुद की एक ग्रेविटी भी होगी। तो मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट पे अर्थ फोर्स लगाएगी, डाउनवर्ड लगाएगी, बिल्कुल। तो यहां से ये फोर्स लगाएगी F। कौन सा? F। अब इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m। क्लियर? तो इस पे फोर्स लग रहा है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से F = ma। यहां से अगर फोर्स लग रहा है, मास है, तो उसके पास एक्सीलरेशन भी होगा। तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन क्रिएट होता है, इसके पास एक्सीलरेशन होगा। तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन इसके पास आता है
उसको हम लोग बोलते हैं जी। तो ये एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, जी के, यानी कि ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जी के। जी हमारा क्या था, एक्सीलरेशन ही था, किसका, अर्थ का, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अर्थ एक्सीलरेशन प्रोवाइड करती थी वो होता था ए इक्वल टू जी। तो यहां से हमने ए की वैल्यू जी रख दी, यानी कि जब यहां पर ए की वैल्यू जी पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू mg हो जाएगा, यानी F इज इक्वल टू ma था हमारा कौन सा, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो यहां से हमने देखा कि जब भी कोई अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे लगाएगी, उसका मास तो होगा। अब फोर्स जो लगा रही F, कौन सा फोर्स, F, तो F फोर्स लगा रही तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन भी होगा। तो जो अर्थ के कारण एक्सीलरेशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग जी से दिखाते हैं। तो ग्रेविटी भी एक एक्सीलरेशन है, तो इस एक्सीलरेशन की जगह पे हम जी लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्सीलरेशन किसका है, ग्रेविटी का है, इसलिए हमने ए की जगह पे जी लिख दिया। सिंपली मैंने ए की जगह पे जी लिख दिया, m की जगह m ही है, f की जगह पे f ही। तो यहां से ये फॉर्मूला आया F इक्वल टू mg। तो एक फॉर्मूला हमारा ये आया, एक फॉर्मूला हमारा ये आया, इतनी बातें क्लियर है। तो ये क्यों आया, क्योंकि अर्थ ने किसी ऑब्जेक्ट को खींचा। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट ये, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल टू mg। सिमिलर ये भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स था, अभी ये भी इसी ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर हम इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लिखें, किससे लिखें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से यहाँ का फोर्स लिखें तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, अर्थ का मास हम लोग मान ले कैपिटल M, क्या है, कैपिटल M। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण क्या फोर्स आएगा, F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m, इसका कैपिटल M स्मॉल m। दो ऑब्जेक्ट है, हाँ दो ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स लगता है वो होता है G कैपिटल M, यानी जो प्लेनेट है अर्थ है उसका m प्लस जो छोटा स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसका m अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, मान लेते हैं अभी कितनी है, d, तो d स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमने देखा एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m m अपॉन d स्क्वायर, एक फॉर्मूला है जी F इज इक्वल टू mg। तो यहां से हम देखें तो दोनों F है, यानी F F के बराबर है, ये F इसके बराबर है और सेम F इसके बराबर भी है, तो यानी कि ये इसके बराबर होंगे। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये F इसके बराबर है तो ये F भी इसके बराबर है। जब ये दोनों F इसके बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी F दोनों के बराबर है। तो यहां से हमें दिख रहा है कि mg किसके बराबर है, mg जो हमारा है वो हमारा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से अगर हम देखें ध्यान से तो हमारा mg जो आएगा, g हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट किसको करना है, g को। तो g को एक साइड रख देंगे, बाकी एक साइड ले लेंगे, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, और इसके बाद ये स्मॉल m नीचे चला जाएगा। तो ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, इस स्मॉल m से ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा g इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल G अपॉन d स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली देखने वाली बात ये है कि ये जो g होता है, ये g ध्यान देखिएगा, यहाँ पर जो ये कैपिटल G है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैंने बता रखी है पिछले लेक्चर में, मैंने इसकी वैल्यू बता रखी है आपको। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ, एक साथ बोलने में इसको साथ से सारी चली जाती है, मेरी आपकी भी चली जाएगी। इसको बार बार लिख कर, बार बार रिवाइज कर कर इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसकी वैल्यू को याद रखिए। ये कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दी रहती है, लेकिन अगर नहीं दी रहेगी बाय चांस तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। और कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में भी इसको पूछ सकता है कि g की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ g। तो g की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 10 की पावर -11 एंड उसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ से g क्या होता है हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब ये जो स्मॉल g होता है, ये मैंने बता कई बार बोल दिया मैंने, ये होता है ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं g। कौन सा g, स्मॉल g। दो g है, एक स्मॉल g है, ये एक्सीलरेशन होता है और ये कैपिटल G कांस्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल g आपका एक्सीलरेशन होता है और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11, फिर से बोल दिया मैंने। अब इसको याद हो जाना चाहिए, पक्का याद करके बताओगे ना। हाँ, तो g क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ से g कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला जो हमारा आ गया, इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, g। अब यहाँ पर m भी लिखा है, तो m क्या है, m है मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट।
मास ऑफ प्लैनेट। अब इस प्लैनेट हम क्या ले रहे हैं, अर्थ ले रहे हैं। अभी क्या लेके चल रहे हैं, अर्थ लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, अर्थ लेके चल रहे हैं। अब डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, ये एक अर्थ मान लीजिए, ये क्या एक अर्थ है। अब इस अर्थ के और इस ऑब्जेक्ट, यानी जो हमने अर्थ और ऑब्जेक्ट लिया था इसी को मैंने यहाँ दिखा दिया। अब इसी अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस डी थी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया था, डी स्क्वायर लिया था। इसीलिए हमने क्या लिया था, ये डी थी इसलिए हमने लिया था डी स्क्वायर। अब देखते हैं कि जो डी होता है तो ये डी किससे किससे मिलकर बना होता है। मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए क्या हाई दिख रहा है, हाँ सच में नहीं लेकिन रियल आप सरफेस का जूम कर सकते हैं, ठीक है। आप अर्थ के सरफेस पे हैं। अब इस अर्थ के सरफेस से ये h हाइट पे ऊपर है, यानी कि ये h है आपका, कितना है h। ये सरफेस से ये ऑब्जेक्ट h हाइट पे, जैसे मान लीजिए मार्कर मेरा इस सरफेस से इतने h हाइट पे, कितने हाइट पे है, h हाइट पे है। तो यहां से ये h हाइट पे है, प्लस मैंने बताया था इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेते हैं। इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है d, यहां से यहां तक की डिस्टेंस d है, यानी कि इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में, देखो ध्यान से, इसके सेंटर और इसके सेंटर, अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर, दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो d है। अब यहाँ सरफेस से ये डिस्टेंस h है और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बताओ। कोई भी सर्कल होता है उसका रेडियस r होता है कि नहीं होता है। अब कोई स्फीयर है तो उसका भी रेडियस होगा। तो अर्थ एक स्फीयर है, सर्कल की तरह दिख रही है, इसका भी रेडियस मान के चलते हैं हम लोग, ये लेके चलते हैं r। ये r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। r क्या है हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ। अब r हमारा है रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमने देखा कि जो हमारा d है, क्या d किसके बराबर है, r प्लस h। अरे ध्यान से देखो, यहां से यहां तक d है, दिख रहा है। अब यहां से यहां तक d है तो d किससे किससे मिलकर बना है, एक तो r से, दूसरा छोटे से h से, एक r एक छोटा सा h, दिख रहा है आपको। अरे ये r है, ये h है, इस h और इस r से मिलके ये तो d बना है पूरा, आपको दिख गया होगा, ठीक है। इतना आपके पास आंखें इतनी आपकी तेज है, ठीक है। ये सिर्फ आंखों का कमाल है, ये सिर्फ आंखों का कमाल है, ठीक है। इतना आपको देखना आ रहा है। अब यहां से देखने वाली बात ये है कि r और ये h, इनके बीच की रिलेशन क्या है ये देखने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए अब अभी ये मार्कर मेरा कितना है, इतना सरफेस से बहुत ज्यादा होगा। मैं अगर इसकी वैल्यू बताऊं तो 2 मीटर होगा, 3 मीटर होगा, बेसिकली 2 से 3 मीटर होगा, ठीक है। तो ये 2 से 3 मीटर ऊपर है। अब अर्थ का रेडियस कितना बड़ा होता है, इसकी हाइट तो मैंने बता दी 2 से 3 मीटर। अब अर्थ का रेडियस कितना बड़ा होता है, अर्थ का रेडियस होता है आपका, जो अर्थ का रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, इसको याद कर लीजिएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है हमारा कितना, 6। मैं इसको पूरे नंबर में लिखता हूं, पूरे नंबर का मतलब देखिए ध्यान से, अभी पता चल जाएगा। ये लिखा है 64 लाख, क्या लिखा है, 64 लाख। तो अर्थ का जो रेडियस होता है 64 लाख, कितना होता है, 64 लाख मीटर। अब मुझे ये बताओ 64 लाख मीटर में मैं अगर आपके पास 64 लाख रुपीस है, उसमें मैं आपको 2 रुपीस और दे दूं तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा उससे, नहीं फर्क पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए समंदर है, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। समंदर है, उससे एक बाल्टी पानी निकाल लीजिए या फिर उसमें एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, समुद्र में कोई फर्क पड़ेगा। एक बाल्टी पानी डालने से आपके बाढ़ आ जाएगी समुद्र में, या फिर आपके एक बाल्टी पानी निकालने से समुद्र सूख जाएगा, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि समुद्र इतना ज्यादा है कि उसमें एक बाल्टी पानी निकालिए या एक बाल्टी पानी डालिए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सिमिलर अगर हम 64 लाख में 64 लाख इसमें 2 रुपये डाल दें, 2 रुपये, सिर्फ 2 रुपये, कितने, हाइट कितनी थी, 2 मीटर। तो इस इतने बड़े आर में छोटा सा h जोड़ दें तो उससे कोई फर्क पड़ेगा आर को, नहीं पड़ेगा। यानी कि आर क्या रहेगा, ये h क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में हट जाएगा, यानी d किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। ये बातें मैं फिर से समझा रहा हूं, d किसके बराबर था, r प्लस h के बराबर था, ठीक है। तो d r प्लस h के बराबर था, तो r प्लस h, यानी r क्या है, समंदर है, h क्या है, एक बाल्टी पानी में। तो समंदर के अंदर अगर एक बाल्टी पानी आप डालेंगे तो एक बाल्टी पानी गायब हो जाएगा, कहीं पता नहीं चलेगा। सिमिलर वे से इस r में जब ये छोटा सा h मिलेगा, ये h गायब हो जाएगा, यहाँ से पता नहीं चलेगा, यानी r प्लस h में h गायब हो जाएगा, r सिर्फ बचेगा। इतनी बात आपको क्लियर है। सिमिलर वे से अगर आप नंबर से समझना चाहते हैं, इसका नंबर जो होता है r का इतना बड़ा होता है, r कितना बड़ा होता है, इतना, r इज इक्वल्स टू 64 लाख। और 64 लाख में आप कोई मान लीजिए 64 लाख रुपीस रखा है कॉइंस के फॉर्म में, उसमें आपने 2 का सिक्का एक और डाल दिया, तो उससे क्या कॉइंस बढ़ जाएंगे या घटेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सिमिलर वे से मैंने ये कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ से हम डी की जगह पे अगर लिखना चाहें तो आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा जो फॉर्मूला बना मेन वो बनेगा जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ मैंने बताया जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। एम क्या होता है? मास ऑफ द प्लैनेट, जो कि अभी हम अर्थ लेके चल रहे हैं, अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग। आर की वैल्यू क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ ले लीजिए या फिर रेडियस ऑफ प्लैनेट। डिफरेंट प्लैनेट की रेडियस अलग अलग होती, इसलिए हमने यहाँ पर पहले प्लैनेट लिख दिया। तो आर क्या हो सकता है? किसी भी प्लैनेट की रेडियस हो सकती है, किसी भी प्लैनेट की रेडियस हो सकती है, चाहे वो आपका अर्थ हो, चाहे वो आपका मून हो, चाहे आपका मार्स हो, चाहे वेनस हो, मरकरी हो, कुछ भी हो। तो वहां पर जी अगर निकालना हो, ध्यान सुनिएगा, कैलकुलेशन पे अब आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो जी का फॉर्मूला हमारा निकला, तो यहां से अगर हमें जी को कैलकुलेट करना है, हमें क्या चाहिए? जी चाहिए, कैपिटल जी चाहिए। कैपिटल जी की वैल्यू हमें याद रहती है, वो कांस्टेंट होता है, पता रहती है सबको। फिर क्या चाहिए? एम चाहिए। एम क्या होता है? मास ऑफ द प्लेनेट। अगर आप अर्थ पे हैं तो अर्थ का मास चाहिए, अगर आप जुपिटर पे हैं जुपिटर का मास चाहिए, अगर आप सैटर्न पे हैं सैटर्न का मास चाहिए, आप मून पे हैं तो मून का मास चाहिए, मार्स पे हैं तो मार्स का मास चाहिए, यानी जिस प्लेनेट पे है उस प्लेनेट का मास। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? मास ऑफ द प्लेनेट। क्या लिखा है? मास ऑफ द प्लेनेट। क्या है? अर्थ है। फिर उसके बाद आता है आर। आर क्या होता है हमारा? रेडियस ऑफ अर्थ। क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि रेडियस ऑफ किसी भी प्लेनेट। अगर हम मून पे हैं तो रेडियस ऑफ मून लेंगे, अगर आप मार्स पे हैं तो रेडियस ऑफ मार्स लेंगे, अर्थ पे हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। तो यहां से हमारा दिखता है कि g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हमें g की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी तो इन सभी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और यहां से g पा जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलर वे से जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि g की वैल्यू आती है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से याद कर लीजिएगा, ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि g की वैल्यू जो होती है अर्थ के लिए बता रहा हूं मैं, 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसके लिए होती है? फॉर अर्थ। किसके लिए होती है? फॉर अर्थ। अब ध्यान से ये बात याद कर लीजिएगा। अब ये वैल्यू आई कहां से? ये वैल्यू आई कहां से? अगर मैं आपको हिंट दूं ये वैल्यू आई कहां से, तो ध्यान दीजिएगा। जी की वैल्यू क्या होती है? जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अब यहां से हमने जी की वैल्यू रख दी कितनी? 6.67 10 की पावर -11। मास कितना होता है? अर्थ का जो मास होता है वो होता है हमारा 6.46 into 10, 6 into 10 की पावर 24, ठीक है। 6 into 10 की पावर 24। रेडियस कितना होता है? मैंने बता रखा है 6 4 कितने जीरो हैं? 5 जीरो। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो 6.4 into 10 की पावर 5 लिख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं। ये लिखना आपको आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो इसको आप सीख लीजिए। कैसे? अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूं, इसके बाद कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैंने लिख दिया 6.4 into 10 की पावर 6। बाकी मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। अब इसका स्क्वायर बोला है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। तो इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिकली यही मिल जाएगा। मैंने जी की वैल्यू क्या रखी? ये लिखी। एम की वैल्यू क्या लिखी? 6 into 10 की पावर 4। तो मास ऑफ द अर्थ आप याद कर लीजिएगा। मास ऑफ द अर्थ जो होता है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ होता है 6 into 10 की पावर 4 24 kg। 6 into 10 की पावर 24 kg। तो ये होता है मास ऑफ अर्थ, ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ मीटर। ये दोनों वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको और इसको उठा के यहाँ पर पुट किया और जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, तो यहां से हमें वैल्यू मिली क्या? यहां से वैल्यू मिली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू जैसे ही सॉल्व करेंगे ये इतनी इसके बराबर आ जाएगी। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके लिए कैलकुलेट किया हमने? अर्थ के लिए। सिमिलर वे से अगर हमें कैलकुलेट करना हो जी, तो हमने सीख लिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर सिमिलर वे से हमें किसके लिए कैलकुलेट करना हो? मून के लिए। हम मून का मास लेंगे, मून का मास ले लेंगे और मून का रेडियस ले लेंगे। यानी जो मून हमारा है उसका मास ले लेंगे, उसका रेडियस ले लेंगे और जैसे ही उसको उठा के इसमें पुट करेंगे तो हमारा मून की ग्रेविटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मून की ग्रेविटी। अब ग्रेविटी बेसिकली होती क्या है? ग्रेविटी बेसिकली ये होती है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रही है तो ये कितना तेजी से खींच रही है, कितना धीरे धीरे खींच रही है, उसको बताते हैं उसकी ग्रेविटी, ठीक है। तो जी वैल्यू अगर हाई रहेगी, जी की वैल्यू अगर हाई रहेगी तो वो वैल्यू उतनी तेज नीचे से जाएगी। मान लीजिए अर्थ है और आपने सुना भी होगा कि मून पे अगर हम कोई चीज उछालते हैं बहुत धीरे धीरे नीचे आती है। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि हमारा मून की ग्रेविटी क्या होती है? कम होती है। जब मून की ग्रेविटी कम होती है तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे जाते हैं और अर्थ पे ऑब्जेक्ट जल्दी जाते हैं।
तो आप बेसिकली समझ गए होंगे। तो ग्रेविटी ज्यादा तो ऑब्जेक्ट जल्दी से नीचे गिरेगा, ग्रेविटी कम तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो ग्रेविटी सबके अलग अलग होती है। यहाँ से क्या पता चला हमें कि ग्रेविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेनेट। अगर आप इस प्लेनेट पे हैं तो ग्रेविटी अलग है, मून पे है ग्रेविटी अलग है, मार्स पे है तो ग्रेविटी अलग है। यहाँ से आपको क्लियर क्या हो गया, ग्रेविटी डिपेंड करती है किस पे, उसके प्लेनेट के मास पे, उसके रेडियस पे। ये बातें क्लियर हो गई। तो जब भी आपको कैलकुलेट क्या करना हो जी, तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। बेसिकली उसमें मास दिया होगा उस प्लेनेट का जिसकी भी ग्रेविटी पूछेगा और उसका रेडियस दिया होगा, और जी की वैल्यू आपको पता होती है, आप यहाँ से ग्रेविटी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको अर्थ के लिए पूछेगा, अर्थ के लिए मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो आई होप आपको ग्रेविटी कैलकुलेशन, आप ग्रेविटी कैसे करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए।